बच्चों का तो पढ़ पढ़ के बुरा हाल है, उनके तो मार्क्स नहीं आके दे रहे। बुशरा मुझे ये बताएं कि आपकी डिस्टिंक्शन कैसे है? आपको कुछ चीज़ों में थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं या आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते हैं। टीचर ने जो पढ़ाया उनके नोट्स तो आप बनाएं, बट जो आप खुद समझ रहे हैं ना, आप अपने नोट्स भी बनाएं, बिकॉज आपको पता चलता है कि मैंने ये समझा था। जब आप बाद में उसको रिवाइज करते हैं तो वो आपको बहुत काम आते हैं। दूसरी बात ये कि पिक्चर नहीं लेनी चाहिए बोर्ड की, वो उसी वक्त फ़ौरन काम करना चाहिए, क्योंकि वो पिक्चर कभी फिर यूज़ ही नहीं होती। मैं तो इसको ये कहता हूँ कि ये दुनिया की सबसे यूजलेस पिक्चर होती है जो आप कभी भी खोल के नहीं देखते हैं। तो अक्सर ये बच्चे ऐसे हमारी बात मानते नहीं है। हम उनको कहते हैं कि भाई ये जितने भी नोट्स हैं इनको कैरी करें, अपने साथ लिखें, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे आसानी हो सके। लेकिन वो सब बातें सुनते हैं, आखिर में तस्वीर खींच लेते हैं और वो बोलते ही हैं कि हम घर जाके इसको कॉपी कर लेंगे, जो कि कभी भी कॉपी नहीं होता, क्योंकि आप नेक्स्ट डे अगर उनसे मंगवाए भी तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब अपनी ये स्टडीज कर रही थी ओ लेवल्स में, पहले मुझे याद है हम लोग ओ लेवल से कोशिश कर रहे हैं, पहले हमने ओ लेवल्स में कोशिश करी कि भाई हम डिस्टिंक्शन तक पहुंच सकें। समहाउ वो नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स हमारे रह गए थे। फिर उसके बाद ए लेवल्स में आके फाइनली हमने उसको अचीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रूटीन क्या रही? सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि एफर्ट्स बढ़ानी पड़ती हैं। ओ लेवल बहुत आसान है कंपेरेटिवली, बिकॉज ओ लेवल में अगर आप एंड में भी पढ़ रहे हैं, आप दिसंबर के बाद भी पढ़ना शुरू करें, तो इट्स वेरी इजी कि आप बहुत डिसेंट ग्रेड सिक्योर कर सकते हैं। बट ए लेवल में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको चाहिए कि आप फर्स्ट डे से पढ़ें। इवन इफ आप डिसेंट ग्रेड के लिए भी एम कर रहे हैं, तब भी आपको चाहिए कि आप फर्स्ट डे से पढ़ें। और अगर डिस्टिंक्शन के लिए एम कर रहे हैं, मैंने पहले से ही किया हुआ था, लाइक ओ लेवल से किया हुआ था, तो ए लेवल में तो मेरे दिमाग में था ही कि भाई करना है, इतना डिस्टिंक्शन लेना है, सिर्फ ए स्टार से कुछ नहीं होगा। रोज़ मैं अकाउंटिंग करती थी, चाहे मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मैं अकाउंटिंग रोज़ घर पे करती ही थी। पास्ट पेपर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। आपको टॉपिकल्स पे हाथ इतना पक्का करना पड़ता है कि बस आपको पता हो कि मैंने गोल के सारे पिए हुए हैं। आप टॉपिकल्स कंप्लीट कर लो, तो आपको चाहिए कि बाद में 2-3 महीने आपके पास हो ईयरली पे आने के लिए, ताकि आप ईयरली बहुत अच्छे से कर सको। बिकॉज ऑब्वियसली और भी चीज़ों का प्रेशर होता है, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी आपको ग्रेड उठाना होता है, तो आपको पहले दिन से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। यानी कि उसूलन हमें फरवरी के एंड तक टॉपिकल्स अपने करके साइड कर देना चाहिए, और फिर मार्च और अप्रैल का जो हमारा टाइम होता है उसके अंदर हमें पास पेपर्स करने चाहिए। ठीक है। बच्चों का तो पढ़ पढ़ के बुरा हाल है, उनके तो मार्क्स नहीं आके दे रहे। बुशरा मुझे ये बताएं कि आपकी डिस्टिंक्शन कैसे है? सर, आई डोंट थिंक सो डिस्टिंक्शन लेना इतनी मुश्किल बात है। इट्स जस्ट थोड़ी सी टिप्स होती हैं, थोड़ी सी चीज़ों पे सबसे कंसिस्टेंसी इज़ की। बस आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि डिस्टिंक्शन कोई बहुत बड़ा। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बस एक नॉर्मल रूटीन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ों में थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं या आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। टीचर ने जो पढ़ाया उनके नोट्स तो आप बनाएं, बट जो आप खुद समझ रहे हैं ना, आप अपने नोट्स भी बनाएं, बिकॉज आपको पता चलता है कि मैंने ये समझा था। जब आप बाद में उसको रिवाइज करते हैं तो वो आपको बहुत काम आते हैं। दूसरी बात ये कि पिक्चर नहीं लेनी चाहिए बोर्ड की, वो उसी वक्त फ़ौरन काम करना चाहिए, क्योंकि वो पिक्चर कभी फिर यूज़ ही नहीं होती, और फिर वो चैप्टर मिस हो जाता है आपका। मैं तो इसको ये कहता हूँ कि ये दुनिया की सबसे यूजलेस पिक्चर होती है जो आप कभी भी खोल के नहीं देखते हैं। तो अक्सर ये बच्चे ऐसे हमारी बात मानते नहीं है। हम उनको कहते हैं कि भाई ये जितने भी नोट्स हैं इनको कैरी करें, अपने साथ लिखें, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे आसानी हो सके। लेकिन वो सब बातें सुनते हैं, आखिर में तस्वीर खींच लेते हैं और वो बोलते ही हैं कि हम घर जाके इसको कॉपी कर लेंगे, जो कि कभी भी कॉपी नहीं होता, क्योंकि आप नेक्स्ट डे अगर उनसे मंगवाए भी तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब अपनी ये स्टडीज कर रही थी ओ लेवल्स में, पहले मुझे याद है हम लोग ओ लेवल से कोशिश कर रहे हैं, पहले हमने ओ लेवल्स में कोशिश करी कि भाई हम डिस्टिंक्शन तक पहुंच सकें। समहाउ वो नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स हमारे रह गए थे। फिर उसके बाद ए लेवल्स में आके फाइनली हमने उसको अचीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रूटीन क्या रही, मतलब ओ लेवल से ए लेवल्स में जो ये चेंज हमने किया, तो क्या चेंजेस आप लेके आए थे अपनी पढ़ाई के दरमियान? सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि एफर्ट्स बढ़ानी पड़ती हैं। ओ लेवल बहुत आसान है कंपैरेटिवली, बिकॉज ओ लेवल में अगर आप एंड में भी पढ़ रहे हैं, आप दिसंबर के बाद भी पढ़ना शुरू करें, तो इट्स वेरी इजी कि आप बहुत डिसेंट ग्रेड सिक्योर कर सकते हैं। बट ए लेवल में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको चाहिए कि आप फर्स्ट डे से पढ़ें। इवन इफ आप डिसेंट ग्रेड के लिए भी एम कर रहे हैं, तब भी आपको चाहिए कि आप फर्स्ट डे से पढ़ें। और अगर डिस्टिंक्शन के लिए एम कर रहे हैं, मैंने पहले से ही किया हुआ था, लाइक ओ लेवल से किया हुआ था, तो ए लेवल में तो मेरे दिमाग में था ही कि भाई करना है, इतना डिस्टिंक्शन लेना है, सिर्फ ए स्टार से कुछ नहीं होगा। तो ये था कि पहले आप रोज़ मैं अकाउंटिंग करती थी, चाहे मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मैं अकाउंटिंग रोज़ घर पे करती ही थी। पास्ट पेपर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। आपको टॉपिकल्स पे हाथ इतना पक्का करना पड़ता है कि बस आपको पता हो कि मैंने घोल के सारे पिए हुए हैं, इतना अच्छा मैंने उनको समझा हुआ है। रट्टा नहीं मारना होता ऑब्वियसली,
बट इनको समझना इतना अच्छा होता है, आपको एनालिसिस इतना अच्छा आना चाहिए। एंड जब आप टॉपिकल्स कंप्लीट कर लो तो आपको चाहिए कि बाद में 2-3 महीने आपके पास हो ईयरली पे आने के लिए, ठीक ताकि है। आप ईयरली बहुत अच्छे से कर सको, बिकॉज ऑब्वियसली और भी चीज़ों का प्रेशर होता है, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी आपको ग्रेड उठाना होता है, तो आपको पहले दिन से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। यानी कि उसूलन हमें फरवरी के एंड तक टॉपिकल्स अपने करके साइड कर देने हाँ। चाहिए और फिर मार्च और अप्रैल का जो हमारा टाइम होता है उसके अंदर हमें पास पेपर्स करने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताएं, मैंने ये नोटिस करा है कि बच्चे जब क्लास के अंदर बैठते हैं ना, तो क्लास में जब मैं उनको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा होता हूँ तो वो बोलते हैं सर हमें बहुत अच्छे से समझ आया और हम लोगों ने वो पूरा क्वेश्चन कर लिया। अब उन्हें ये एक चीज दिमाग में उनके पता नहीं कैसे आ जाती है कि यार फिर ये चैप्टर ही आसान होगा। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि आपकी रियल लर्निंग ये नहीं है कि आप क्लास में बैठ के मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपकी रियल लर्निंग ये होगी कि जब आप खुद जाके क्वेश्चन किताब का खोलोगे, एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने ना करवाया वो, और जब आप उसको सॉल्व करने बैठोगे, जब आप उस क्वेश्चन से लड़ना शुरू करोगे, वो वहां से आपकी एक रियल लर्निंग स्टार्ट होती है। ये हम बच्चों को बहुत दफा समझाते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो शायद हमारी बात तो नहीं सुनते, आपकी बात सुन ले। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं भी स्टूडेंट ही थी, तो मुझे पता है कि जो आप क्लास में क्वेश्चन करा रहे होते थे, आप उसमें हर पॉइंट बता देते थे कि इस चीज़ पे फोकस करो, इस चीज़ पे फोकस करो, ये इसका कीवर्ड है, वो इसका कीवर्ड है, तो पता होता था कि अच्छा इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन जब खुद से करने बैठ रहे हैं, जब कोई हेल्प नहीं होती थी, तो नहीं पता होता था कि कौन सा वाला कीवर्ड है। ये सारी चीज़ें कर करके ही पता होती थी, जब प्रैक्टिस हो जाती थी कि अच्छा इस चीज़ पे फोकस करना होता है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये वाली चीज़ की अमाउंट देखनी होती है, यूँ आप अमाउंट्स में गलती कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो अगर तो आप ये सोचें कि क्लास में क्वेश्चन क्या हुआ बहुत आसान है, तो यार को अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है हमने ये आपको एक चैप्टर था ये पढ़ा दिया, अब इसके ये वीडियो लेसन्स हैं आपके पास जिसको आप लोगों ने आराम से अपने रिवीजन के लिए भी साथ साथ देखना है। तो क्या वो जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं क्या वो वाकई में हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं? वो करते हैं। जैसे हमने अभी बात की ना कि घर पे क्वेश्चन मुश्किल लगता है, तो उस वक्त वीडियो लेक्चर्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि उस वक्त टीचर तो आपके पास नहीं होता है। तो आप फिर वही वाला लेक्चर दोबारा देख सकते हो, फिर आपको समझ आता है कि अच्छा टीचर ने ये बात बताई थी, मैंने क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं किया, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं बुशरा, हमें एक स्टूडेंट को जिसका एग्जाम है ए लेवल का खास तौर से, उसको एक सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे लेट सपोज नॉर्मली बच्चे 3 सब्जेक्ट ले होते हैं, कुछ जज्बात में आके 4 ले लेते हैं, फिर बाद में वो नवंबर के मंथ में आके ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चा 3 सब्जेक्ट ले रहा है तो उसको पर सब्जेक्ट डे 1 से कितना टाइम देना चाहिए? एटलीस्ट 2.5 आवर पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब हम ये समझ लें कि 7.5 घंटे तकरीबन बच्चे को पढ़ाई के लिए देने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशंस और कॉलेजेस जहाँ पे जा रहा है, उसके अलावा उसके पास इतना टाइम होना चाहिए। यूजुअली मैंने ये नोटिस किया है कि बच्चा जब कहीं ट्यूशन भी जा रहा है या कॉलेजेस के अंदर भी जा रहा है तो वो सुबह को चला जाता है, फिर वो अपना टाइम पास वास करके आराम से, हालांकि क्लास उसकी शायद 2 ही हुई होंगी, उसके बाद वो शाम में वो आता है थका आ रहा, बोलता है, वो अम्मा पापा को लगता है भाई पूरा दिन बच्चा पढ़ के आ रहा है। लेकिन लिटरली शायद ये वीडियो अगर अम्मा पापा भी देख रहे हो तो उनको ये बात का अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे की बहुत से बहुत 2 क्लासें होंगी, या बहुत से बहुत भी हद मान ले तो 3 से ज्यादा क्लास नहीं होगी एक दिन के अंदर, तो मतलब आप समझ लेंगे 3 घंटे। तो उसका जो स्टडी टाइम था वो कॉलेज के अंदर 3 घंटे था। तो वो अगर तो अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करता है, हाँ मैं समझता हूँ कुछ के मसले ये होते हैं कि भाई हमारे एक सर हैं वो सुबह 8 से 9 क्लास लेते हैं, दूसरे वाले सर की 12 से 1 क्लास होती है, तो हमें वेट करना पड़ता है। यस, वो एक अंडरस्टैंडेबल चीज है। बट मैं बच्चों को ये हमेशा बोलता हूँ कि यार आप जब भी अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे ये भी देखें कि कौन से टीचर्स हैं जो आपको करीब करीब टाइमिंग के अंदर मिल जाएंगे। जितना आप टाइम लेवल्स में सेव करोगे अपने लिए, उतना आपका रिजल्ट बेहतर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एफिशिएंट होना पड़ता है। तो ये तो हो गई हमारी बात कि भाई बच्चे को 2.5 घंटे तकरीबन पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ईयरली पास पेपर्स जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो ईयरली पास पेपर्स के अंदर आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ईयरली पास पेपर्स पर आई सपोज आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपने जब ईयरली पास पेपर किया तो आपको पता चल रहा होता है आप किसी क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में आप कंटिन्यूसली उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सक रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन में। तो फिर आपको पता चलता है कि ये मेरा टॉपिक उतना अच्छा नहीं है। फिर आपको चाहिए कि आप वो टॉपिक दोबारा रिवाइज करें एंड उसके 2-3 टॉपिकल करके देखें, ताकि आप उस टॉपिक पे अपनी ग्रिप पक्की कर लें। वरना कहीं भी अगर आप लूप होल छोड़ देंगे थोड़ा सा भी, तो ऑब्वियसली जब आप CI में जाते हैं इतना प्रेशर होता है, वहाँ भंड हो ही जाता है। ठीक है। अच्छा, इस पूरे जो आपकी जर्नी थी इसके अंदर किसी चैप्टर का आपने कोई रट्टा लगाया जिसको हम क्रैमिंग कहते हैं, मतलब, या आपने हर चीज को कॉन्सेप्चुअली समझ के और अप्लाई किया? इवन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर पेपर एज वेल एज जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसका थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर भी।
रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था बिकॉज़ तकरीबन हर दफ़ा क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, वो अलग-अलग टॉपिक्स टेस्ट कर रहे होते हैं, छोटे-छोटे इतने सारे टॉपिक्स हैं कि उनको मिल ही जाता है कुछ ना कुछ टेस्ट करने के लिए। इवन इफ वो टॉपिक रिपीट भी कर लें, तो उसके पूछने का तरीका ही बदल जाता है। कभी वो IAS में से कुछ पूछ लेते हैं, कभी वो किसी और में से कोई थ्योरी पूछ लेते हैं, तो आप कितनी की रट्टा लगाएँगे? आप नहीं लगा सकते रट्टा। अच्छा बुशरा, मुझे ये आप बताओ कि हमारे ए लेवल अकाउंटिंग में बेसिकली 4 पेपर्स होते हैं, P1, P2, P3 एंड P4। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इनमें से सबसे ज्यादा ध्यान बच्चों को किन पेपर्स के ऊपर देना चाहिए? I would say P1 and P3 because P1 is MCQs and MCQs एक तो मुश्किल भी बहुत होते हैं और MCQs की प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। एंड ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि MCQs ही तो हैं, क्वेश्चन पढ़ के आंसर पता चल ही जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। और MCQs में बहुत लोगों को मुझे पता है यू आते हैं, मेरे अपने जानने वालों के बहुत सारे यू आए हैं। ठीक तो है, पेपर एक तो वन ये में। है, हाँ। ठीक है। और दूसरा P3 जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। यूजुअली उसमें मसला हो जाता है बिकॉज वो एनालिटिकल पेपर होता है, उसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थ्योरी वगैरह में बहुत मार खा जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से यही मैं भी बच्चों को यही बात हमेशा सिखाता हूँ कि यार P1 आप जो है ना उसको बच्चे बोलते हैं कि यार कुछ भी नहीं, अगर नहीं भी आएगा तो भी हम कुछ भी टिक करके आ जाएंगे। अच्छा, P1 का अगर आप कभी थ्रेशोल्ड भी देखो ना तो वो 1-1, 2-2 मार्क्स से ग्रेड चेंज कर रहा होता है आपका। बात समझ आई? तो सबसे मेन चीज तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट तुम्हारे एएस के ग्रेड के ऊपर है। तो P1 P2 के अंदर P1 अगर तुम्हारा खराब हो गया, P2 अच्छा भी है तो तुम्हारा ओवरऑल ग्रेड वो गिरा देते हैं। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद P3 जाहिर सी बात है क्योंकि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होता है और वो आपके पूरे ए लेवल जर्नी में सबसे बड़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। ठीक है, जिसमें सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पूछ रहा है, कंपनीज प्रॉपर तरीके से पूछता है, सारी फाइनेंशियल जितनी भी चीजें हैं वो बड़े प्रॉपर तरीके से पूछता है। तो वो एक वाहिद पेपर है जिसके ऊपर बच्चे को बहुत फोकस करना चाहिए, वहां पे मार्क्स वो लूज करता है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि ये जो अकाउंटिंग की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो कैम्ब्रिज एंडोर्स टेक्स्ट बुक्स होती हैं, क्या इन टेक्स्ट बुक्स को बच्चों को अक्सर जब उनके पास फ्री टाइम हो तो क्या उनको ये रीड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ, उनको ये रीड बिल्कुल करनी चाहिए बिकॉज़ यूजुअली आप क्लास में कोई पॉइंट मिस कर सकते हो। तो जब आप टेक्स्ट बुक से खुद रीड कर रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में वो वाला पॉइंट आ जाता है कि ओह हाँ, ये भी सर ने बताया था, ये तो मुझे याद ही नहीं था। और बाकी जो चीज़ें आपको याद भी होती हैं वो भी रिवाइज़ हो जाती हैं। तो आई फील लाइक टेक्स्ट बुक्स इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मेरे हिसाब से भी मैं भी बच्चों को बोलता हूँ जब फ्री टाइम हो। ये नहीं कि आप पास पेपर्स को छोड़ के आप टॉपिकल पास पेपर्स नहीं कर रहे हो और आप बुक रीड करने चले गए, नहीं। जब आपके पास फ्री टाइम है, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं कहीं इधर उधर, तो आपने किताब खोली हुई है, साइड में रखी हुई है, आप कुछ चीजें पढ़ भी रहे हैं, उसमें बड़ा प्रॉपर तरीके से उन्होंने हाईलाइट भी करे हुए होते हैं पॉइंट्स, तो वो बच्चे के ना दिमाग में रह जाते हैं समवेयर जब आप एग्जाम हॉल में जाके बैठते हो, क्योंकि वो एक प्रेशर वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, तो वो प्रेशर वाली सिचुएशन आपको तभी आसान लगेगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे। बहुत मजा आया भाई बुशरा, फिर इंशाल्लाह ताला आगे इसी तरीके से हम और भी कोई पॉडकास्ट करेंगे, इसी तरीके से आप और अच्छा पढ़ें और बहुत सारी दुआएं आपके लिए।